प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको भूमि में जैव पदार्थों के खाद्य रूप में परिवर्तन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताया था। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको कार्बनिक और अकार्बनिक खादों के फसलों तथा भूमि पर प्रभाव संबंधी भेद बताते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर्स with regard to their effect on crops and soils। तो इसमें देखिए, आप ऐसे समझें कि सबसे पहले आप ये समझें कि कार्बनिक और अकार्बनिक खादों के फसलों तथा भूमि पर प्रभाव हम बता रहे हैं। तो इसको दो पार्ट में बताएंगे, हम बताते जाएंगे आपको कार्बनिक खाद और उसी की तुलना हम अकार्बनिक खाद से करते जाएंगे, तो डिफरेंस आपकी समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें कि पहले हम भौतिक प्रभाव बताएंगे, फिर रासायनिक प्रभाव, इस तरह बताएंगे। पहले भौतिक प्रभाव समझिए, तो चाहे आप भाषा समझ लीजिए या हम नाम लेते जा रहे हैं। भौतिक प्रभाव, फिजिकल इफेक्ट। तो देखिए, कार्बनिक खाद के बारे में बता रहे हैं कि जब कार्बनिक खाद भूमि में मिलाए जाते हैं तो भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। अब अकार्बनिक खाद के बारे में समझिए। अकार्बनिक का मतलब तो जानते ही हैं आप। अकार्बनिक का मतलब है इनऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो देखिए, अकार्बनिक खादों के मिलाए जाने पर भूमि की जल धारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी तरह अगला पॉइंट समझिए, ये खाद चिकनी मिट्टी में मिलाए जाने पर उसमें सुचूर्णता यानी फ्राइबिलिटी उत्पन्न कर देते हैं। और जब ये खाद बलुई भूमि में मिलाए जाते हैं तो उसमें कणों की बांधने के गुण विकसित करते हैं, अर्थात चिकनापन आ जाता है। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से समझ लें कि कार्बनिक खादों के मिलाए जाने पर प्रायः सभी प्रकार की भूमियों की भौतिक दशा में सुधार होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी शुड बी इंक्रीज, और यह भूमि फसल उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है। और इसी प्रकार से कार्बनिक खाद में देखें, अकार्बनिक खाद मिलाए जाने पर ऐसी कोई बात नहीं होती। इसके विपरीत ये खाद भूमि के गठन यानी सॉइल टेक्सचर को कुछ हद तक बिगाड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर अधिक समय तक अधिक मात्रा में सोडियम नाइट्रेट देने पर भूमि की दशा बिगड़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का तो पौधे उपयोग कर लेते हैं और भूमि में सोडियम कार्बोनेट अम्ल, जिसको कहते हैं H2CO3 से मिलकर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 बनाता है, जो भूमि के गठन को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है। और एक पॉइंट और समझिए, कार्बनिक खाद मिलाए जाने पर भूमि में सूखा की प्रति सहनशीलता आ जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि में जल निकास यानी सॉइल ड्रेनेज तथा वायु के संचार में भी सुधार होता है। अब अकार्बनिक खाद के बारे में समझिए। अकार्बनिक खाद ऐसा नहीं करते। इसके विपरीत कुछ विशेष अवस्थाओं में भूमि का गठन खराब हो जाने के फलस्वरूप उसमें जल और वायु का संचार भी भली भांति नहीं हो पाता। अब आप इसी प्रकार आप रासायनिक प्रभाव समझिए, केमिकल इफेक्ट्स। तो कार्बनिक खाद भूमि का रासायनिक रूप से सुधार करते हैं, क्योंकि ये पौधों के विशेष पोषक तत्वों को उपलब्ध करते हैं और उनको अपने में संचित रखते हैं। जैसे जैसे सड़ते हैं उनमें उपस्थित पोषक तत्व पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध होने लगते हैं। भूमि का अधिकांश नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में ही पाई जाती है। यह कार्बनिक नाइट्रोजन धीरे धीरे नाइट्रेट में बदलती रहती है और उस समय उपस्थित फसल के काम आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने ये समझा कार्बनिक खाद। अब जरा अकार्बनिक खाद समझिए। अकार्बनिक खाद के संबंध में यह बात नहीं होती। उनमें आप ये समझें कि उपसंचित पोषक तत्व अधिक समय तक संचित न रहकर शीघ्र ही पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। बेस विनिमय यानी बेस एक्सचेंजेबल क्रिया द्वारा ये पोषक तत्व भी भूमि में कुछ समय तक संचित रह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा। और एक बात और समझ ली, एक पॉइंट इसके फेवर में,
या आप इस प्रकार से समझें कि फसल, आप ये समझें कि पर्याप्त रूप से सड़ने गलने के उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैन्योर और कोलाइडी दशा यानी कोलाइडल स्टेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता यानी फर्टिलिटी में सुधार होता है। और अकार्बनिक खाद के बारे में समझिए। अकार्बनिक खाद इस प्रकार की कोई दशा उत्पन्न नहीं करती। आपने इस पर समझ लिया। अब इसी तरह जैविक प्रभाव समझिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट। मृदा में मुख्य जीवों की वृद्धि के लिए उपलब्ध कार्बनिक खाद्य पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैन्योर का भूमि में उपलब्ध होना आवश्यक है। अधिकांश सूक्ष्म जीवों के लिए कार्बनिक पदार्थ भोजन और ऊर्जा का स्रोत है। हम भूमि को पौधों के भोजन तैयार करने वाला एक कारखाना मान सकते हैं। इस कारखाने में सूक्ष्म जीव तो वह ऊर्जा है जिसमें यह कारखाना चलता है। और अकार्बनिक, या आप समझिए इस प्रकार से कि कार्बनिक पदार्थ इस ऊर्जा के उत्पन्न करने के लिए ईंधन है। अब जरा अकार्बनिक के बारे में समझिए। खाद के बारे में अधिकांश मृदा जीवाणु उपस्थित, यानी आप ये समझें कि वनस्पत जगत के सदस्य हैं और ये उर्वरकों द्वारा लाभान्वित होते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है और वे अन्य पौधों की भांति उर्वरकों के दिए जाने पर उनके पोषक तत्वों के उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा ना? भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीव यानी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेते हैं। अतः नाइट्रोजनी उर्वरकों से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचता। लेकिन उनके लिए आप ये समझें कि फास्फोरस और पोटास आवश्यक होती है। भूमि को नाइट्रोजन मिलने पर ये सूक्ष्म जीव पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तदुपरांत शेष बचे पोषक तत्वों को फसल अपने उपयोग में ला सकती है। तो और आप समझे एक पॉइंट, कार्बनिक पदार्थ के जटिल संघटक, इसको कहते हैं अंग्रेजी में जटिल संघटक को कॉम्प्लेक्स। और आप ये समझे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर सड़ने गलने के उपरांत सरल रूपों में विघटित हो जाते हैं और इनसे अमोनिया के रूप में नाइट्रेट उत्पन्न होती है, जो कि शीघ्र ही नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होकर पौधों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। बिना सूक्ष्म जीवों की सहायता से जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों के काम में नहीं आ सकती है। उर्वरक, अब आप अकार्बनिक के बारे में समझिए। उर्वरक जैविक क्रियाओं की भांति को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार जैव पदार्थ की सड़ाव क्रिया में शीघ्रता करते हैं। अमोनीकरण और नाइट्रीकरण यौगिकीकरण में वृद्धि कर मृदा खनिजों को घोलने में शीघ्रता करते हैं। अब आप प्रश्न लिखिए जिसका कि उत्तर आपको लिख करके हमारे पास भेजना है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 1। आप इस प्रकार लिखें कि कार्बनिक और अकार्बनिक खादों के फसलों तथा भूमि पर प्रभाव संबंधी भौतिक प्रभाव लिखिए। धन्यवाद।